नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 एमडीसी पेपर 2 जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे ताकि आप बचे हुए समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपका जूलॉजी एमडीसी पेपर का, वह है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जूलॉजी किसे कहते हैं, प्राणी विज्ञान का परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको जूलॉजी किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है, इसके बाद प्राणी विज्ञान के बारे में आपको परिचय देना है। आप बोलिएगा सर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, ऐसा नहीं है साथियों। हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इन सारे क्वेश्चनों का एकदम आसान शब्दों में उत्तर भी बताएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों आपका, लेमार्कवाद के सिद्धांत को समझाइए। दोस्तों, ये जो लेमार्कवाद है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन 95% आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों वह है डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होते हैं और शरीर में इनके कार्य क्या हैं इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों अंत स्त्रावी ग्रंथियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होती है, इनके प्रकार और कार्य को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है संतुलित आहार, जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, किसे कहते हैं, इसके घटकों को समझाइए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होते हैं, और आपको भी बैलेंस डाइट में भी यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो जब हम आपको आंसर बताएंगे तो उस समय सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों कुपोषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, क्वासियोरकोर और माराज्मस में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों विटामिन के स्रोत, महत्व और कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये भी आपके वीवीआई क्वेश्चनों में से एक है। सारे दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन दिए सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोस्तों यही सारे क्वेश्चनों को आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विटामिन के स्रोत, महत्व और कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको विटामिन के स्रोत के बारे में लिखना है, इसके महत्व के बारे में लिखना है, और यदि विटामिन की कमी हो जाए तो कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एनीमिया क्या होती है, इसके कारण और बचाव को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों टीबी। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, और इससे जब हो जाए तो इसके बचाव क्या क्या है इसके बारे में बताइए। टीबी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्या होती है, इसके लक्षण, कारण और रोकथाम के उपाय बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमण, लक्षण और रोकथाम के उपाय बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप ये तो हम लोग साथ बीती हुई चीजें हैं, बीती हुई हम लोग साथ नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज को अपने आंखों से देखें। कोविड-19 क्या थी, इसका संबंधित संक्रमण क्या थे, इसका लक्षण क्या था और इसका रोकथाम के उपाय क्या थे, ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं। तो लेकिन आप इसे लिखिएगा कैसे, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एड्स के लक्षण क्या है, कारण क्या है और रोकथाम को समझाइए, कि एड्स के लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में, और ये यदि हो जाए तो इसके रोकथाम क्या है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 है डायबिटीज, डायबिटीज क्या होती है, इसके कारण और नियंत्रण के उपाय को बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों इम्यूनिटी क्या है, जन्मजात और अर्जित प्रतीक्षा में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है टीकाकरण का क्या महत्व है और यह कैसे कार्य करती है। ये है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब बोलिएगा सर क्या क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस तरह आप लैंग्वेज दिए? नहीं साथियों, हो सकता है कि मतलब जो लैंग्वेज है वो चेंज हो, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो तो वही रहेगा। जैसे बोल दिया कि डार्विनवाद का वर्णन कीजिए, हो सकता है एग्जाम में किसी और प्रकार से पूछा जाए कि डार्विनवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डार्विनवाद मतलब क्या है, अब इससे क्या समझते हैं, डार्विन मतलब इससे आप क्या समझते हैं, इस पे आप प्रकाश डालिए, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपको आंसर है वो तो सारे एज इट इज उसी तरह लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों को डिटेल में देखते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। जो पहला क्वेश्चन है साथियों वह है जूलॉजी।
जो आपका सब्जेक्ट है उसी के बारे में। जूलॉजी किसे कहते हैं, प्राणी विज्ञान का परिचय दीजिए। आप बोलिएगा सर क्या जूलॉजी क्वेश्चन पूछेगा? हाँ साथियों, क्यों नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जूलॉजी क्या है, इसके बाद इसका परिभाषा को देखेंगे। दोस्तों जूलॉजी क्या है? दोस्तों जूलॉजी हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। बोले सर जूलॉजी में आप क्या क्या बता रहे हैं, आप देखिए पहले, ताकि देखिए आपको रटना नहीं, आप समझिए, ताकि आप समझ के चीज़ों को एग्जाम में लिख सकें। देखिए जैसे चलिए सबसे पहले हम लोग जूलॉजी का परिचय देखते हैं, इसके बाद इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। दोस्तों हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे आप आसपास देखते होंगे गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पक्षी, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और हम लोग स्वयं मनुष्य भी। दोस्तों इन सभी प्राणियों की बनावट, उनका व्यवहार, उनके जीवन चक्र और उनके पर्यावरण से संबंध को जानने के लिए एक विशेष प्रकार के विज्ञान का विकास हुआ है, जिसे प्राणी विज्ञान कहा जाता है। प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी। यह विज्ञान हमें प्राणियों को गहराई से समझने में मदद करता है। तो आप यहाँ तक पढ़ें तो हम उम्मीद करते हैं कि जूलॉजी क्या होती है आप समझ गए होंगे। क्या होती है दोस्तों? जो भी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं, चारों ओर जैसे आप देखिए तो क्या आपको दिखेगा? हो सकता है कि कोई गाय दिखे, कुत्ता दिखे, कहीं बिल्ली दिखे, या फिर अब जंगल तरफ है तो मान लीजिए हाथी दिखे, और ऊपर देख रहे हैं तो हो सकता है कि पक्षी दिखे, तालाब तरफ है तो हो सकता है मछलियां दिखे, या फिर कीड़े मकोड़े, या फिर स्वयं आसपास देखिएगा तो स्वयं मनुष्य भी दिख सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्राणियों की बनावट, उनका व्यवहार, उनके जीवन का चक्र और उनके पर्यावरण से संबंध को जानने के लिए एक विशेष प्रकार के विज्ञान का विकास हुआ। उसी विज्ञान को हम लोग बोलते हैं साथियों जूलॉजी। आप लिखिएगा कि इस प्रकार एग्जाम में जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उसकी बनावट के बारे में, उनका व्यवहार के बारे में, उनके जीवन चक्र के बारे में और उनके पर्यावरण से संबंध को जानते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग विज्ञान कहते हैं। और इसी चीज़ को दोस्तों हम लोग जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। दोस्तों यह विज्ञान हमें प्राणियों को गहराई से समझने में मदद करता है। जूलॉजी हमें क्या करती है दोस्तों? प्राणियों को गहराई से समझने में यह हमें मदद करती है। आइए इसके और भी हम लोग एकदम परफेक्ट परिभाषा देखते हैं। क्या है जूलॉजी? जिसे जीव विज्ञान हम लोग बोलते हैं। दोस्तों जूलॉजी जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। देखिए जूलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की, मतलब बायोलॉजी का। जैसे बायोलॉजी में आप बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सारी चीजें, तो वही जो है जीव विज्ञान, जूलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर की रचना, कार्य, इसका व्यवहार, इसका वर्गीकरण, उत्पत्ति, विकास और उनके पर्यावरण से संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या है कि देखिए जो जूलॉजी है वो बायोलॉजी का एक, मतलब बायोलॉजी जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, तो वही जूलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राणियों के शरीर की रचना, इसका कार्य, इसका व्यवहार और इसका वर्गीकरण और इसका उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ और वे पर्यावरण से संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी एक जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राणियों के शरीर की रचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के व्यवहार के बारे में, सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु जितने हो गए उन सारी चीजों के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में और उनके पर्यावरण से संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसी चीज को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। सरल भाषा में समझे तो जूलॉजी वह विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे छोटे कीड़े हो या बड़े पशु पक्षी हैं। तो आप ये समझ गए जूलॉजी क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं दोस्तों प्राणी विज्ञान का उद्देश्य, मतलब जूलॉजी का उद्देश्य क्या है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आप जूलॉजी से क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो पहला उद्देश्य है वह है प्राणियों के, पहला जो उद्देश्य है वह है प्राणियों के जीवन चक्र और उनके शरीर की कार्य प्रणाली को समझना। देखिए जूलॉजी का जो पहला उद्देश्य है साथियों वह है प्राणियों के जीवन चक्र और उनके शरीर की कार्य प्रणाली को समझा जा सके। इसके बाद यह जानना कि वे कैसे जीते हैं, वे कैसे खाते हैं, वे कैसे प्रजनन करते हैं और वे कैसे मरते हैं। इसके बाद है यह समझना कि प्राणी अपने पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ते हैं और उसमें क्या भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जैव विविधता की रक्षा करना और विलुप्त होते प्राणियों की जानकारी जुटाना। आइए और देखते हैं हम लोग।
फिर दोस्तों ये हो गया, आप जूलॉजी के बारे में हम लोग समझ गए। जूलॉजी का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, जूलॉजी क्या है। इसके बाद हम लोग इसका परिभाषा देखें, जूलॉजी का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों को देखें। जूलॉजी का जो पहला उद्देश्य वह क्या है कि प्राणियों के जीवन चक्र और उनके शरीर की कार्य प्रणाली को समझा जा सके, और फिर ये कि यह जानना कि वे कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, वे कैसे प्रजनन करते हैं और वे कैसे मर जाते हैं। फिर ये कि यह समझना कि प्राणी अपने पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ते हैं और उसमें क्या भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद साथियों की जैव विविधता की रक्षा करना और विलुप्त होते प्राणियों की जानकारी जुटाना, ये सारे दोस्तों जूलॉजी का उद्देश्य है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है लेमार्कवाद के सिद्धांत को समझना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वीवीआई कर लीजिए, ये 95% चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों जब इसके बारे में पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए और ये एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नहीं, आइए देखते हैं दोस्तों लेमार्कवाद क्या है। लेमार्कवाद के सिद्धांत को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लेमार्कवाद। अब मतलब हो सकता है कि वर्ड पहली बार सुने होंगे, लेकिन दोस्तों ये वर्ड पहली बार बशर्ते आप सुने हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे टॉपिक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आइए पहले लेमार्कवाद क्या है इसे समझते हैं, इसके बाद इसके सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। लेमार्कवाद कोई चीज़ है या फिर कोई साइंटिस्ट का नाम है, ये क्या है? मतलब आप सोचेंगे कि ये मतलब लेमार्कवाद क्या है, तो मतलब सबसे पहले हम समझेंगे कि लेमार्कवाद आखिर कोई चीज़ का नाम है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है या किसी साइंटिस्ट का नाम है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसे एकदम गहराई से समझें और अच्छे से समझें। दोस्तों आइए समझते हैं पहले लेमार्कवाद। दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं। हम सभी को जानते हैं, मतलब वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु दोस्तों वे समय के साथ धीरे धीरे वे बदलते हैं, हम सभी को जानते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। यही जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को समझने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। ऐसे ही एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। देखिए जो प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, वही परिवर्तनों को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। उसी में से एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों जेन बेविस्ट। आप नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कि आपको वन वर्ड में पूछ लिया जाए। क्या नाम था? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उन्होंने विकासवाद मतलब इवोल्यूशन को समझने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे हम लोग लेमार्कवाद कहते हैं। उसी चीज को हम लोग लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, देखिए प्रकृति में पाए जाने सभी जीव जंतु समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। उसी में से एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उन्होंने विकासवाद को समझने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने परिवर्तन को समझने के लिए जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने, उसी चीज को हम लोग लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। समझ गए कि लेमार्कवाद क्या है? दोस्तों इसे हम लोग और भी गहराई से समझेंगे। लेमार्कवाद के सिद्धांत क्या है, लेमार्कवाद की कमियां क्या है, लेमार्कवाद का उद्देश्य क्या था, इसका महत्व क्या था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप ये समझ गए कि लेमार्कवाद क्या था, कि लेमार्क जो थे तो एक साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे हम लोग लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। लेमार्कवाद क्या था? एक एवोल्यूशन मतलब विकासवाद को समझने का एक सिद्धांत था, जो किन्होंने प्रस्तुत किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जी ने इसे प्रस्तुत किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं लेमार्कवाद क्या है। आप लेमार्कवाद तो समझ गए कि एक एवोल्यूशन है, लेकिन आप ऐसा नहीं ना समझ जाइएगा। आप जब एमडीसी जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस चीज के बारे में तो आपको और भी जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, लेमार्कवाद विकासवाद से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे 1809 ईस्वी में लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, लेमार्कवाद विकासवाद से संबंधित एक सिद्धांत है। लेमार्कवाद विकासवाद से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे कब 1809 ईस्वी में लेमार्क ने अपनी ही पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार
कोई भी जीव समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर में बदलाव करता है। देखिए इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था दोस्तों, लेमार्क जी ने क्या बताया कि कोई भी जीव समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर में बदलाव करता है और यह बदलाव उसके आने वाली पीढ़ियों में भी चला जाता है। मतलब यही सारी कुछ कमियां थी। हम लोग आगे कमियों के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें तो हम लोग जानते ही हैं कि यदि कोई लक्षण बाल बच्चे में पाया जाता है तो कहा जाता है कि नहीं ये मतलब हेरिटेंस है, मतलब माँ से आया होगा या बाप से आया होगा या फिर दादाजी से, इस प्रकार। तो वही चीज है कि कोई भी जीव समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर में बदलाव करता है और यह बदलाव उसके आने वाली पीढ़ियां, जो उसके आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उसमें भी यह चला जाता है। ये हो गया। जो फिर नेक्स्ट है साथियों, लेमार्कवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछे जाएंगे कि लेमार्कवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। हो सकता है कि कमियों के बारे में पूछ लिया जाए, यदि बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्वेश्चन में लेमार्कवाद से संबंधित जितने भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेमार्कवाद के मुख्य सिद्धांत दोस्तों, प्रयोग और अप्रयोग का नियम, मतलब यूज एंड डिसयूज थ्योरी क्या है इसे समझते हैं। दोस्तों लेमार्क का मानना था कि शरीर के जिन अंगों का जीव अधिक प्रयोग होता है वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। देखिए लेमार्क जी का जो पहला मुख्य सिद्धांत था उसमें था प्रयोग और अप्रयोग का नियम, जिसमें लेमार्क जी का कहना था कि शरीर के जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, और वे क्या कहें कि और जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वे धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। ये चीज समझ गए। आइए नेक्स्ट समझ देखते हैं उदाहरण। जैसे दोस्तों जिराफ की, जैसे आप बचपन में देखे होंगे ना कि जिराफ, पहले सुने भी होंगे कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वह धीरे धीरे ऊंची शाखाओं तक पत्तियां खाने के लिए बार बार अपनी गर्दन को ऊपर खींचता रहा, इससे उसकी गर्दन लंबी होती गई। मतलब ये हम लोग मतलब बचपन क्लास में भी पढ़े हैं, तो आप इस चीज को जानते होंगे। तो वही है, देखिए क्या था कि प्रयोग और अप्रयोग का नियम। लेमार्क का मानना था कि शरीर के जिन अंगों का जीव अधिक प्रयोग होता है वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, और फिर डिसयूज में बोले उन्होंने कि और जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वे धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। यहां तक समझ गए। इसके बाद जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, वही जिराफ का हमने यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जिराफ की गर्दन। दोस्तों जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन पेड़ों की ऊंची शाखाओं तक पत्तियां खाने के लिए वह बार बार अपनी गर्दन को ऊपर खींचता रहा, इससे उसकी गर्दन लंबी होती गई। इसके बाद इसी तरह पानी में रहने वाली मछलियां में तैरने वाले अंग जैसे फिन अच्छे से विकसित हो जाते हैं। ये सारी चीजें। आइए और भी आगे देखते हैं हम लोग। जो दूसरा जो इसका सिद्धांत था दोस्तों वह था अर्जित लक्षणों का वसूलीकरण, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दोस्तों लेमार्क के अनुसार जो विशेषताएं या बदलाव कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है वे लक्षण उसकी अगली पीढ़ियां में भी पहुंच जाती है। हम लोग उदाहरण भी समझेंगे तो आप घबराइए नहीं, और मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आपको बताएंगे साथियों जो आप कभी ना कभी सुने ही होंगे अपने जीवन में। तो उन्होंने दूसरे सिद्धांत में बोला कि लेमार्क जी बोले कि जो विशेषताएं या बदलाव कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, मतलब मान लीजिए कि कोई बदलाव हम अपने अभी जीवन में अर्पित करते हैं, मतलब इसे लाते हैं या फिर होता है, तो जो ये बदलाव है दोस्तों ये मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों में भी यह देखी जाएगी, या फिर ये बदलाव मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों में भी यह पहुंच जाएगी। तो वही लेमार्क जी के अनुसार वे बोलते हैं कि जो विशेषताएं या फिर कोई बदलाव कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है वे लक्षण उसकी अगली पीढ़ियां में भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों यह बदलाव अस्थायी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में फैलते होते हैं। देखिए और जो यह बदलाव होता है या फिर एकदम अस्थायी होते हैं ये, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में फैलते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सुने होंगे कभी कि एक लोहार का बच्चा ताकतवर हो सकता है क्योंकि उसके पिता ने पूरी उम्र हथौड़ा चलाकर मजबूत शरीर बनाया। तो ये सारे एग्जाम्पल आप अपने जीवन में कभी ना कभी सुने ही होंगे कि एक लोहार का बच्चा ताकतवर हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पिता ने पूरी उम्र हथौड़ा चलाकर मजबूत शरीर बनाया। आइए तीसरा हम लोग सिद्धांत देखते हैं जो कि है निरंतर प्रयास से विकास, जिसे हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं निरंतर प्रयास से विकास में इन्होंने क्या बोला। दोस्तों वातावरण में बदलाव आने पर जीव को खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। देखिए क्या है
वातावरण में बदलाव आने पर जीव को खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। मतलब दोस्तों देख लीजिए, हम लोग अभी मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, कुछ दिन के बाद बरसात आएगा, कुछ दिन के बाद ठंड आएगा, तो हम लोग को उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्योंकि वही है कि वातावरण के बदलाव आने पर जीव को खुद के वातावरण के बदलाव आने पर जीव को खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। मतलब वातावरण के अनुसार जीव को ढालना पड़ेगा। जैसे अभी गर्मी है तो हम लोग का भी रहन सहन जो भी है वो थोड़ा अलग है, और जब ठंड आ जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग को स्वेटर, कोट और भी इनर वगैरह पहन के उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो वही बोले कि निरंतर प्रयास से विकास। वातावरण में बदलाव आने पर जीव को खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। जीव निरंतर कोशिश करता है कि वह अपने वातावरण में अच्छे से रह सके, और जीव हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ना साथियों, और करते ही आ रहे हैं कि हम लोग उस वातावरण में अच्छे तरीके से रह सके। यही दोस्तों निरंतर प्रयास शरीर में बदलाव लाता है। इसके बाद आइए बात करते हैं दोस्तों लेमार्कवाद का महत्व के बारे में, इसके बाद इसके कमियों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों जो पहला महत्व था यह था कि यह पहला ऐसा सिद्धांत था जिसने कहा कि जीव स्वयं अपने शरीर बदलाव लाते हैं। देखिए लेमार्कवाद का जो पहला महत्व था वह था क्या था कि यह पहला ऐसा सिद्धांत था जिसने कहा कि जीव स्वयं अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। इसके बाद साथियों इस सिद्धांत ने विकासवाद को एक नई दिशा दी और आगे चलकर डार्विन जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। देखिए अभी हम लोग इसके नेक्स्ट के बाद अभी इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ये मतलब एवोल्यूशन बताएं, वो भी इन्हीं सारी चीजों को आगे लेकर क्या बोले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेमार्कवाद का महत्व, यह पहला ऐसा सिद्धांत था जिसने कहा कि जीव स्वयं अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। इस सिद्धांत ने विकासवाद को एक नई दिशा दी और आगे चलकर डार्विन जैसे वैज्ञानिकों को यह प्रेरित किया। आइए बात करते हैं दोस्तों लेमार्कवाद की आलोचना के बारे में, लेमार्कवाद की कमियों के बारे में जो लोगों ने निकाली उसमें। दोस्तों आज के आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जित लक्षण वंशानुक्रम में नहीं जाते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि जो अर्जित लक्षण, ये इन्होंने बताया कि जो बदलाव हमारे में आते हैं वो पीढ़ियों में चली जाती है। तो लेकिन आधुनिक जो विज्ञान है वह कहती है कि जो अर्जित लक्षण है दोस्तों वह वंशानुकरण में नहीं जाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान कसरत करके मसल शरीर में बनाता है तो उसका बच्चा मसल नहीं पैदा होगा, मतलब मांसल पैदा नहीं होगा। जैसे मतलब होता है ना कि जिसमें हम आपको एग्जांपल बताएं कि लोहार का पिता यदि अपनी जीवन पूरा हथौड़ा चला रहा है तो हो सकता है कि उसका बेटा ताकतवर हो। तो आधुनिक विज्ञान में यह कहा गया कि जो अर्जित लक्षण होते हैं वह हो सकता है कि वंशानुकरण में नहीं जाए। जैसे अगर कोई इंसान कसरत करके मांसल शरीर में बनाता है तो उसका बच्चा मांसल नहीं पैदा होगा, ये समझ गए। इसलिए लेमार्क का जो सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं माना जाता। देखिए कोई चीज कमियां भी है तो कुछ महत्व भी है, तो हम लोग सारी चीजों के बारे में देखें। दोस्तों लेमार्कवाद विकासवाद का एक प्रारंभिक और ऐतिहासिक सिद्धांत था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था वो विकासवाद का एक प्रारंभिक और ऐतिहासिक सिद्धांत था। इसने यह विचार दिया कि जीव स्वयं को वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। इसने यह बताया कि जो जीव हैं, जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वह वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। आप कभी सुने होंगे कि मतलब जैसा मिट्टी रहेगा वैसा ही फसल, या फिर जैसा पौधा रहेगा उसी मिट्टी में उसे मतलब कोई भी पौधा आप किसी भी मिट्टी में नहीं लगा सकते। तो वही चीजें हैं कि उन्होंने यह विचार दिया कि जीव स्वयं को वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं। हालांकि आधुनिक समय में इसके कुछ भाग अस्वीकार किए जा चुके हैं, लेकिन यह सिद्धांत विकासवाद के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज भी याद किया जाता है। देखिए वही है कि हालांकि इसका आधुनिक समय में इसके कुछ भाग अस्वीकार किए गए हैं, लेकिन फिर भी यह जो सिद्धांत है या विकासवाद के जो अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज भी इसे याद किया जाता है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है दोस्तों VVIU हो जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो है आपका डार्विनवाद
का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में डार्विनवाद का वर्णन कीजिए, इसमें हम सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसका सिद्धांत क्या था, इसका महत्व क्या था, इसकी कमियां क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि डार्विनवाद आखिर थे कौन, क्या ये इंसान थे या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई जीव का नाम है, इसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों आपको बताते चलिए सबसे पहले सब समझने का प्रयास करते हैं परिचय के द्वारा, इसके बाद हम डार्विनवाद के जो सिद्धांत हैं, इसका जो वर्णन है, इन सारी चीजों को हम आपको परिभाषा के द्वारा समझाएंगे। दोस्तों जीव जंतुओं के उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। देखिए जीव जंतुओं की जो उत्पत्ति और जो विकास है, इसको समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। इन्हीं में एक थे चार्ल्स डार्विन, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। एक कौन थे? जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हो गया, ये समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। उन्हीं में से एक दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, जो अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवों के प्राकृतिक मतलब नेचुरल एवोल्यूशन को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। देखिए डार्विनवाद कहां से आया? इनके नाम से आया, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे हम लोग डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। तो वही है कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसको समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। इन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे अंग्रेज के, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने जीवों के प्राकृतिक विकास, नेचुरल एवोल्यूशन को समझने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह सिद्धांत विकासवाद का आधार स्तंभ माना जाता है। विकासवाद का मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ये एक आधार स्तंभ माना जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में समझते हैं। डार्विनवाद क्या है? आप डार्विनवाद तो समझ गए कि ये नेचुरल एवोल्यूशन को बताता है, लेकिन इसे और भी कैसे समझिएगा, इसे और भी डेप्थ में समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये अब डार्विनवाद हो गया, जो इसके प्रीवियस के क्वेश्चन में बताइए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। देखिए डार्विनवाद क्या है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन का एक सिद्धांत है, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया था। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर बुक का नामे लिख रहे हैं, ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वन वर्ड में पूछी जा सकती है। तो वही है कि डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। मतलब ये जो सिद्धांत देखते होंगे, जो पिछले क्वेश्चन में बताएं, मिलता जुलता है। इन्होंने भी क्या कहा कि प्रकृति में वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जो जीव कमजोर होते हैं या अनुकूलन नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों डार्विनवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत, जिसमें से पहला था दोस्तों जैविक विविधता, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। दोस्तों प्रत्येक जीव अपनी जाति में थोड़ा अलग होता है। हम लोग सभी को जानते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य ही देख लीजिए, हम लोग मतलब मनुष्य जाति हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा हर किसी से अलग होते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में रंग, आकार, ताकत आदि में अंतर पाया जाता है। आप किसी भी जीव को देख लीजिए, चाहे पक्षी को देख लीजिए, चाहे कुत्ते, गाय, भेड़, कुछ भी देख लीजिए, आप वहां पे देखते होंगे प्रत्येक जीव अपनी ही जाति में थोड़ा वह अलग होता है। ये एक ही प्रजाति के जीवों में रंग, आकार, ताकत आदि में अंतर पाया जाता है। ये अंतर प्राकृतिक होते हैं। इसके बाद दोस्तों, और जो अंतर होता है ये नहीं कि कुछ नेचुरल होते हैं, ये जो अंतर होता है दोस्तों वो प्राकृतिक रूप से ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों अधिक जनन मतलब ओवर प्रोडक्शन। प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति के अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करता है। क्या है कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति के अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करता है, परंतु सभी जीवित नहीं रह पाते हैं। मतलब हम लोग तो देखते होंगे कि मतलब कभी देखते होंगे कि मतलब अधिक बच्चे उत्पन्न वो करता है, लेकिन परंतु सभी जीवित नहीं रह पाते। जैसे उदाहरण में आप देखिए कि एक मछली हजारों अंडे देती है, लेकिन क्या वो सारे हजारों अंडों में से सारे हजारों मछलियां जीवित रहती? नहीं, मर जाती है। कुछ ही
वह जीवित रह पाती है। इसका तीसरा सिद्धांत है दोस्तों संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जीवित रहने के लिए संघर्ष। सभी जीव भोजन, आश्रय और जीवन के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में वही जीव टिक पाते हैं जो मजबूत होते हैं। वही है कि सभी जीव भोजन के लिए, अपने रहने के लिए और जीवन के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में वही जीव टिक पाते हैं जो मजबूत रहते हैं। इस चीज पे हम ज्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल ही एग्जाम है। इसके बाद है दोस्तों प्राकृतिक चयन, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों प्राकृतिक कमजोर जीवों को नष्ट कर देती है और जो जीव परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं उन्हें जीवित रखती है। क्या है कि प्रकृति कमजोर, देखिए प्रकृति कमजोर जीवों को नष्ट कर देती है और जो जीव परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं उन्हें जीवित रखती है। यही प्राकृतिक चयन कहलाता है। इसका जो पांचवा सिद्धांत था वह था अनुकूलन और उत्तरजीविता। जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे ही जीवित रहते हैं और अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। क्या है दोस्तों कि जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को उस वातावरण में ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं और अगली पीढ़ी को वो जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। इसका छठवां जो सिद्धांत था वह था नए प्रजातियों का निर्माण। समय के साथ साथ छोटे छोटे बदलाव इकट्ठे होकर जीवों में बड़े बदलाव लाते हैं और इससे एक नई प्रजाति का जन्म होता है। इसके बाद दोस्तों डार्विनवाद के सिद्धांत का हम लोग महत्व समझते हैं। दोस्तों यह सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। ये नहीं कि सारी बातें हवाई में थी। जो जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए वे सारी बातें जो थी वे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी। इसने यह बताया कि सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत जीव विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण विज्ञान में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके बाद दोस्तों डार्विनवाद ने विकासवाद को एक वैज्ञानिक आधार दिया है। जो डार्विनवाद है वह एवोल्यूशन को एक वैज्ञानिक आधार दिया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डार्विनवाद की आलोचना, मतलब इसकी कमियों के बारे में। दोस्तों यह सिद्धांत आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स, यह सिद्धांत आनुवंशिकता की जानकारी पर आधारित नहीं था जो आज आधुनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है। तो क्या था कि जो यह सिद्धांत इन्होंने दिया डार्विनवाद जी ने वह जेनेटिक्स की जानकारी पर आधारित नहीं था जो आज के आधुनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों डार्विन यह नहीं बता पाए कि विविधताएं क्यों और कैसे उत्पन्न। तो उन्होंने तो बता दिया कि अपनी प्रजाति में बहुत सारी विभिन्नता देखी जाती है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ये विविधता क्यों पाई जाती है या फिर ये विविधता क्यों उत्पन्न हो रही है। इस सिद्धांत में म्यूटेशन या डीएनए का कोई उल्लेख नहीं था क्योंकि उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। और दोस्तों अभी हम लोग आधुनिक में जान रहे हैं ना कि म्यूटेशन क्या है, डीएनए क्या है, लेकिन इस समय देखिए ये कब जब ये सारी चीजें डार्विन जी ने कर रहे थे, इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय इसकी जानकारी नहीं थी उनको, तो इसलिए इसमें कुछ कमियां पाई गई। जो पहला कमी थी वह थी कि जेनेटिक्स की जानकारी पर आधारित नहीं था जो कि आज के आधुनिक विज्ञान में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद दोस्तों डार्विन यह नहीं बता पाए कि जो वो विविधता बता रही है कि अपने प्रजाति में अलग अलग दिखते हैं तो ये विविधता क्यों उत्पन्न होती है, ये सारी चीजें बात। उसके बाद ये नहीं बताएं कि म्यूटेशन या डीएनए का इन्होंने अपने रिसर्च में कोई भी उल्लेख नहीं किया क्योंकि उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद साथियों डार्विनवाद एक क्रांतिकारी सिद्धांत था जिसने यह बताया कि जीव जंतु समय के साथ बदलते हैं और जो खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं। देखिए डार्विन का एक क्रांतिकारी सिद्धांत उन्होंने दिया जिसने यह बताया कि जीव जंतु समय के साथ बदलते हैं और जो खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं। भले ही आज आधुनिक विज्ञान ने कई नई बातें जोड़ दी हो, लेकिन डार्विन का योगदान आज भी अमूल्य माना जाता है। उनका सिद्धांत आज के विकासवाद के अध्ययन की नींव है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होते हैं और शरीर में इनके कार्य क्या हैं, ये सारी चीजों के बारे में।
दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यदि आपको बैलेंस डाइट में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को उदाहरण देखें, या फिर इसको अलग अलग करके पूछ दिया जाए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होते हैं और शरीर में इनके कार्य क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। आइए पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और जीवित रहने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पोषक तत्व हमें कहां से मिलेगी? हमें भोजन से प्राप्त होती है। इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य है। इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर के विकास में यह सहायता करती है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों प्रोटीन आप बोलिएगा सब क्या है प्रोटीन? मतलब प्रोटीन तो आप सभी को समझ रहे हैं, लेकिन अब लिखिएगा कैसे? क्योंकि जानते तो आप सब चीज़ हैं, लेकिन उस किस लैंग्वेज में लिखिएगा, एग्जाम में किस प्रकार से लिखिएगा, ये जरूरी है। क्या है प्रोटीन? दोस्तों प्रोटीन एक जैविक यौगिक है जो अमीनो एम्लों से बना होता है। देखिए आप इसे जरूर याद रखें कि इसको वन वर्ड में, मतलब 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक जैविक यौगिक है जो अमीनो एम्लों से बना होता है। यह शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों का मुख्य घटक है। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वह है दालें, दूध, अंडा, मछली, मांस, सोया, मूंगफली, अंकुरित अनाज आदि। शरीर में प्रोटीन के कार्य शरीर की ऊतक निर्माण और मरम्मत में सहायता करता है। देखिए शरीर में प्रोटीन का कार्य शरीर की ऊतक निर्माण और मरम्मत में यह सहायता करता है। इसके बाद एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी बनाने में यह हमें मदद करता है। इसके बाद दोस्तों मांसपेशियों को यह मजबूत बनाता है। शरीर की रक्षा प्रणाली को यह मजबूत करता है। बच्चों के शारीरिक विकास में यह आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद है साथियों इसके कुछ मुख्य प्रकार है, जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी हो गया, मीठे फल हो गए, ये सारे। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, गेहूं, आलू, रोटी, अनाज, ये सारी चीजें। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य जैसे यह शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। मस्तिष्क और मांसपेशियों को कार्य करने के लिए यह ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों ग्लूकोज के रूप में यह खून में जाकर कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। बची हुई ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में यह संग्रहित करता है। इसका वसा क्या है? दोस्तों वसा एक ऊर्जा का एक सघन स्रोत है जो शरीर की ऊर्जा देने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी यह भाग लेती है। यह विटामिनों के अवशोषण में मदद करती है और शरीर को गर्म रखती है। क्या है? देखिए वसा जैसे फैट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वह एक ऊर्जा का एक सघन स्रोत है जो शरीर को ऊर्जा देने में यह मदद करती है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी यह मदद करती है। यह विटामिनों के अवशोषण में मदद करती है और शरीर को गर्म रखने में यह भी हमें मदद करती है। वसा के कुछ स्रोत हैं जैसे घी से हमें मिलती है वसा, तेल से, मक्खन से, मेवा से, मतलब मेवा जैसे बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें, अंडा, मछली, बीज, फिर बीज जैसे तिल और अलसी, ये सारी चीज़ों से। शरीर में वसा के कार्य क्या होते हैं? दोस्तों शरीर को ऊर्जा का भंडारण प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कभी आप खाना वगैरह नहीं खाएं, कभी उपवास है, तो वो जो फैट आपका जमा है, जो वसा जमा है, उससे आपको शरीर को ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद साथियों शरीर को सर्दी से बचाने के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है, जो कि इंसुलेशन क्या करता है कि सर्दी से हमें बचाता है, ये वसा में पाई जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के अवशोषण में सहायता करता है। इसके बाद दोस्तों आंतरिक अंगों को यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद शरीर में हार्मोन उत्पादन में यह हमें मदद करता है। दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व हैं। इनका संतुलन सेवन शरीर को ऊर्जा, शक्ति, विकास और सुरक्षा प्रदान करता है। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व अधिक या कम मात्रा में लिया जाए तो शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार लेना सबसे जरूरी है। क्या है साथियों कि प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक हैं। यदि इनका संतुलन सेवन शरीर को ऊर्जा, शक्ति, विकास और सुरक्षा प्रदान करने में यह हमें मदद करती है। यदि इनमें से कोई भी पोषक तत्व अधिक या कम मात्रा में लिया जाए तो शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संतुलन आहार
लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, इनके प्रकार और कार्य बताइए। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को भी आंसर हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, आप इसे पढ़िएगा तो एकदम आसानी तरीके से समझ जाइएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन आप इस PDF से देख सकते हैं, और यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इसके जो बाकी के क्वेश्चन भी हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आपको बता दें कि जो इसका PDF है, ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों हम आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके इसे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सभी साथी अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।